तो एनिमल लवर्स, हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाकर जो एक ही बात बोल रहा होता है, मुझे टैलेंट चाहिए। उसका मानना है कि अगर उसके पास सिर्फ एक टैलेंट आ जाए तो वो भी दुनिया में कुछ बन सकता है। अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसी सोच के साथ वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। अगले दिन स्कूल में हर तरफ एक ही टॉपिक चल रहा होता है। पूरी सिटी में अजीब से फ्लावर पेटल्स दिखने लगते हैं और इसी सब के बीच में बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो, जिसका नाम टोया है, वो खुद को समझाता है कि उसे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है और दूसरों की बातों में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तभी टीचर क्लास में आ जाती है और एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करती है। वो एक लड़की होती है, लेकिन वो लड़की तो टीचर की एक भी बात पर खास इंटरेस्ट नहीं रख रही होती है। उस लड़की का नाम हाइडो होता है और इंट्रोडक्शन देते वक्त वो सिर्फ टोया को देखकर अपना नाम बताती है। टोया इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और क्लास नॉर्मली शुरू हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद हाइडो दोबारा टोया के पास आती है और काफ़ी देर तक उसकी आंखों में देखती रहती है। फिर वो कहती है कि उसकी आईब्रोज हमेशा टेंस रहती हैं और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। टोया उसकी बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे क्रैम स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। उधर हाइडो किसी न्यूज़मैन नाम के इंसान से बात कर रही होती है और वो उससे ये कहती है कि अब उसे समझ आ गया है। सिर्फ टोया की आंखों को देखकर ही वो कंफर्म कर लेती है कि उसके अंदर वो चीज़ ज़रूर मौजूद है। इसी बीच कहीं और एक लड़की बुरी तरीके से डरी हुई होती है क्योंकि एक पागल आदमी ने उसे पकड़ रखा होता है। वो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, लेकिन अगले ही पल उसकी जान ले लेता है। वहीं उसी रात हमें दिखता है कि टोया अपने रीसेंट एग्जाम के रिजल्ट को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे लगता है कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, उसके पास एक टैलेंट भी होना चाहिए। चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, सिर्फ एक टैलेंट उसकी ज़िंदगी बदल सकता है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसी दौरान पुलिस को किसी जगह में जोर जोर से चीखों की कंप्लेंट मिलती है। जब ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो वही असली किलर निकलता है। पर हमें तो ये दिखता है कि कुछ ही देर बाद टोया भी उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो पागल किलर तो टोया के सामने में ही पुलिस वालों को भी खत्म कर देता है। ये देखकर तो टोया काफी शौक में आ जाता है। तभी हाइडो भी वहां आकर उससे पूछती है कि क्या तुम जेलस हो। फिर वो समझाती है कि जब कोई इंसान किसी और का टैलेंट देखता है तो उसके अंदर 3 इमोशन पैदा होते हैं, एडमायरेशन, फियर और जलन। लेकिन जो लोग खुद टैलेंट के लिए तड़प रहे होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जलन ही होती है। हाइडो उस साइकोपैथ को पहले से ही जानती होती है। उस पागल इंसान का नाम फिश होता है और हाइडो समझ जाती है कि फिश इस वक्त अपने टैलेंट का पूरा मजा ले रहा है। फिश उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसे अपना टैलेंट मिला है और उन्हें ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो अब उन दोनों को ही अपना अगला शिकार बनाएगा। फिश तुरंत उन पर अटैक कर देता है। किसी तरीके से टोया और हाइडो वहां से बचकर निकल जाते हैं। पर तभी इसी बीच हाइडो टोया की मुलाकात न्यूज़मैन से करवाती है। न्यूज़मैन बताती है कि एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो किसी भी इंसान को पिछले जन्मों के टैलेंट को दोबारा जिंदा करने में मदद करती है, चाहे करंट लाइफ में वो कितने भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो। जिसके बाद वो टोया से ये पूछती है कि अगर तुम्हें ये चांस मिले तो तुम इसे कैसे यूज़ करोगे। उस आइटम का नाम होता है ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन। ये बोलते ही हाइडो एक ब्लेड निकाल लेती है। टोया उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि हाइडो अपनी जान लेने वाली है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाइडो बिना हिचकिचाए उस ब्लेड को खुद पर यूज़ कर लेती है और अगले ही पल उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे टैलेंट अवेकन हो जाते हैं। उनमें से एक का नाम डिश बॉम्बर होता है और दूसरे का नाम डिकैपिटेटर। ये सब देखकर टोया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तब उसे समझ आता है कि कैसे आजकल हर जगह जो फ्लावर पेटल्स की बात दिख रही है, शायद उनका कनेक्शन इसी पावर से है। पावर मिलते ही हाइडो सीधा फिश के सामने पहुंच जाती है और एक ही अटैक में उसके आर पार स्लैश मार देती है। इस वक्त न्यूज़मैन टोया को समझाती है कि कैसे इसी प्रोसेस को रीइंकार्नेशन कहते हैं। ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन की मदद से कोई भी इंसान अपने पिछले जन्मों के टैलेंट को दोबारा हासिल कर सकता है और जो लोग ये पावर हासिल कर लेते हैं उन्हें रिटर्नर्स कहा जाता है। जो फ्लावर पेटल्स दिखते हैं वो इस बात का सबूत होते हैं कि क्या किसी रिटर्नर ने अपने पास्ट लाइफ के टैलेंट को अवेकन किया है। न्यूज़मैन आगे बताती है कि दुनिया के सबसे बड़े हीरोज और ग्रेटेस्ट जीनियसेस भी आखिरकार इंसान ही होते हैं। एक दिन उनकी भी डेथ होती है, लेकिन उनकी डेथ के सारे टैलेंट्स खत्म नहीं होते। वो टैलेंट रीइंकार्नेशन के साइकिल के थ्रू दोबारा किसी और इंसान के पास आ जाते हैं। ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन सिर्फ टैलेंट को वापस लाती है, लेकिन ये बिल्कुल डिसाइड नहीं है कि ये टैलेंट अच्छा होगा या बुरा। एक तरफ वो महान लोग जिन्होंने अपनी एबिलिटीज से ह्यूमंस को आगे बढ़ाया है और दूसरी तरफ फिश जैसे लोग जो ऐसे क्रिमिनल्स और डिक्टेटर्स के टैलेंट हासिल करते हैं जो सिर्फ दुनिया को दर्द देना चाहते हैं। इन लोगों को सिनर्स कहा जाता है और इनकी भी रीइंकार्नेशन वैसे ही होती है जैसे किसी हीरोज की होती है। न्यूज़मैन वार्निंग देती है कि ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन यूज़ करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। हो सकता है कि किसी को टैलेंट मिले ही ना और उसकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाए।
या फिर उसके अंदर किसी सीनियर का टैलेंट अवेकन हो जाए। इतना सब कुछ बताने के बाद न्यूज़मैन टोया से पूछती है कि क्या फिर तुम ये रिस्क लेना चाहोगे। पर वो उससे एक और बात बोलती है कि अगर टोया इतना बड़ा रिस्क लेने से हिचकिचा रहा है तो वो उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं करेगी। हो सकता है, क्या पता उसके अंदर कोई टैलेंट ही ना हो या फिर उसे किसी सीनियर का टैलेंट मिल जाए। लेकिन टोया बस हल्का सा मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि फिश अब भी हाइडो को प्रवोक कर रहा होता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी स्वॉर्ड स्किल इतनी भी खास नहीं है। हाइडो उसकी बातों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। वो तुरंत अपना एक और टैलेंट एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन फिश तो उसकी स्वॉर्ड देखकर ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता। लेकिन हाइडो उसे बताती है कि उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई टैलेंट्स हैं। अगले ही पल हाइडो इतनी अनएक्सपेक्टेड स्पीड से अटैक करती है कि फिश को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और एक ही बार में वो फिश का काम तमाम कर देती है। फाइट खत्म होते ही हाइडो न्यूज़मैन को बताती है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन तभी उसकी नज़र इधर उधर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है कि टोया वहाँ से गायब हो चुका है। पर तभी अचानक से आसपास हजारों फ्लावर पेटल्स उड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि ये सारे पेटल्स तो टोया के आसपास से ही निकल रहे हैं। और इसी के साथ टोया को अपना बचपन याद आता है। वो खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखता है जो किसी सेया नाम के लड़के के पीछे भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर ले कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाता। जब टोया होश में आता है तब हाइडो उसे बताती है कि कैसे वो सेफली एक रिटर्नर बन चुका है। साथ ही वो ये भी कहती है कि बेहोशी के दौरान शायद टोया कोई बुरा सपना देख रहा था। तब टोया अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसका एक बड़ा भाई था जो हर चीज़ में उससे परफेक्ट था, चाहे एकेडमिक्स हो, मार्शल आर्ट हो या फिर फाइन आर्ट्स। हर फील्ड में उसका भाई सबसे आगे रहता था। लोग उसे एक जीनियस, एक प्रोडिजी कहते थे। उसने बहुत छोटी एज में ही अपना नाम, रिस्पेक्ट और सक्सेस सब कुछ हासिल कर लिया था। सबको यकीन था कि उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। लेकिन टोया के साथ बिल्कुल उल्टा था। जब उसका भाई गोल्ड मेडल्स लेकर आता था तब टोया उसके हाथ हमेशा ही खाली देखता था। धीरे धीरे सब लोग टोया से डिसअपॉइंटमेंट होने लग गए और उसके फैमिली वाले भी उसे रोज़ रोज़ बहुत ही बुरा भला कहने लग गए। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका भाई एक सीरियस इलनेस का शिकार हो गया और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। जैसे ही इतना दर्द काफ़ी नहीं था, उसके पेरेंट्स ने उसकी मौत का ब्लेम टोया पर डाल दिया और उसे घर से निकाल दिया। इसी वजह से टोया ने कसम खाई है कि एक दिन वो सबको ये दिखाकर रहेगा कि वो भी टैलेंटेड है और उस टैलेंट के दम पर वो सब लोगों को नीचे दिखाएगा जो हमेशा उससे कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन बदला लेना उसका असली गोल नहीं है। सबसे ज़्यादा वो उस चीज़ को प्रूव करना चाहता है कि वो बस एक बार ये देखना चाहता है कि उसके अंदर भी कोई काम की एबिलिटी है। कुछ देर बाद हाइडो टोया को न्यूज़मैन के पास लेकर आती है। न्यूज़मैन बताती है कि उनके ग्रुप के बाकी मेंबर्स फिलहाल मिशन पर गए हुए हैं, जो कि और कुछ नहीं, इवल रिटर्नर्स को एलिमिनेट करना है। फिर वो दोबारा समझाती है कि कैसे ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन किसी भी टैलेंट में डिफरेंस नहीं करता, चाहे वो किसी हीरो का हो या किसी सीनियर का। जो टैलेंट्स ह्यूमन की भलाई के लिए यूज होते हैं उनका ग्रुप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लेता। लेकिन अगर किसी रिटर्नर के पास फिश जैसे डेंजरस क्रिमिनल टैलेंट आ जाए जिससे आजू बाजू के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को ख़त्म करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि एक रिटर्नर होने का मतलब सिर्फ पावर नहीं बल्कि उसी पावर को ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए यूज़ करना है। न्यूज़मैन समझाती है कि कैसे रीइंकार्नेटेड टैलेंट किसी हेवनली गिफ्ट से कम नहीं होता और इसका दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए बल्कि इससे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो टोया को एक नया असाइनमेंट देती है, एक ऐसा मिशन जो टोया को हाइडो के साथ करना पड़ेगा। उनका टारगेट है सिनर व्लैड नंबर 3। लेकिन इस बार उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसे मारना नहीं है। न्यूज़मैन को उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसलिए वो हाइडो को ऑर्डर देती है कि वो व्लैड को बस बैटल में उलझा कर रखे और जितना हो सके उसे फाइट को लंबा खींचना है। लेकिन एक कंडीशन है, व्लैड को पूरे 10 मिनट पूरा होने के बाद ही एलिमिनेट करना है और अगर बैटल ज़्यादा लंबी चली तो टारगेट उनके टैलेंट को समझ लेगा और उनकी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो जाएगी। उधर टोया का काम होगा टारगेट और उसके सराउंडिंग की जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कलेक्ट कर ले। मिशन 2 दिन बाद शुरू होगा क्योंकि उससे पहले न्यूज़मैन को कुछ और प्रिपरेशन करना है। तभी उसी रात टोया देखता है एक औरत एक रॉबर से लुट रही होती है, पर न्यूज़मैन तुरंत टोया को वार्निंग देती है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी भी बहुत पुअर है और इसके बीच में पड़ना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। लेकिन टोया को किसी वार्निंग की परवाह नहीं होती। वो उस औरत की हेल्प करने के लिए सीधा आगे बढ़ता है। न्यूज़मैन उसे याद दिलाती है कि वो अभी अभी नया रिटर्नर बना है, उसे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन टोया तुरंत ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन एक्टिवेट करता है और अपना टैलेंट यूज़ करता है, राइट आर्म ऑफ थीप। रॉबर उसके पास भागता हुआ निकल जाता है और उसी पल टोया अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। थीफ को लगता है कि वो आसानी से बच निकलेगा और उधर वो औरत बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि टोया ने आखिर कुछ क्यों नहीं किया। टोया उसे शांत रहने को कहता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है कि उसका सारा सामान उसने वापस ले लिया है।
लेकिन उस औरत को उसकी बात की बिल्कुल कदर नहीं होती। वो गुस्से में बताती है कि उसका डिज़ाइनर बैग ही सबसे महंगा था, बैग के बिना सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ये कहकर वो खुद ही चोर के पीछे भागने पड़ती है। इसी बीच न्यूज़मैन टोया के टैलेंट्स की डिटेल समझाने लगती है। उसकी एबिलिटी की रेंज सिर्फ 70 सेंटीमीटर्स है और उस टैलेंट में डायरेक्ट ऑफेंस पावर लगभग ना के बराबर है, इसलिए इस टैलेंट को यूज़ करना काफ़ी रिस्की रहेगा। लेकिन अगर टारगेट उसके रेंज के अंदर आ जाए तो टोया फिजिक्स के रूल को भी इग्नोर कर किसी भी चीज़ के अंदर का कंटेंट चुरा सकता है। लेकिन इस बार टोया ने सिर्फ पर्स के सामान ही नहीं चुराया था, उसने उस चोर के शरीर का खून भी चुरा लिया था, जिसकी वजह से उस चोर को तुरंत एनीमिया जैसी कंडीशन हो गई और उसका शरीर पूरा कमज़ोर पड़ गया। ये देखकर न्यूज़मैन काफ़ी इंप्रेस होती है, क्योंकि टोया ने तो एक नॉर्मल बेकार लगने वाला टैलेंट को भी अच्छी तरीके से यूज़ करा है। इसी से ये प्रूव हो जाता है कि टोया इस टैलेंट की असली फिलॉसफी समझ गया है। मैटर टैलेंट नहीं करता, मैटर करता है कि तुम उस टैलेंट को कैसे यूज़ कर रहे हो। और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। फाइनली उनका मिशन शुरू हो जाता है। वो लोग व्लैड को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन व्लैड उन्हें देखते ही एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और तुरंत अपना टैलेंट यूज़ कर हाइडो पर अटैक कर देता है। उसकी एबिलिटी ज़मीन के अंदर से तीखे और खतरनाक स्पाइक्स निकालने की होती है। हाइडो उन सब अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन उसके कंट्रोल से बहुत बाहर जा रही होती है। तभी लड़ते लड़ते हाइडो को याद आता है कि उसका असली मिशन व्लैड को हराना नहीं, बल्कि उससे बस 10 मिनट निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके इतने डेंजरस अटैक के बीच उसके पास इतना भी टाइम नहीं हो रहा था कि वो व्लैड तक पहुंच भी सके। उधर न्यूज़मैन कंटिन्यूसली डाटा एनालाइज कर रही होती है और कॉम्स के थ्रू हाइडो से कहती है कि बस मिशन पर फोकस करे। इतना तो क्लियर है कि व्लैड तो पहले से ही पता था कि उसके पीछे कोई ना कोई तो आने वाला है, इसीलिए उसने अपनी पहले ही सारी सिचुएशन प्रिपेयर करके रखी थी। अगर हाइडो ने ज़रा सी भी गलती करी तो आज उसकी जान भी जा सकती है। न्यूज़मैन हाइडो को सही मौके का इंतजार करने को कहती है, लेकिन बोलना जितना आसान था करना उतना ही मुश्किल था। हाइडो समझ जाती है कि व्लैड के स्पाइक्स किसी भी डायरेक्शन से किसी भी वक्त निकल सकते हैं, वो हमेशा उन्हें डॉज नहीं कर सकती। उधर व्लैड भी सस्पिशियस होने लगता है। वो सोचता है कि हाइडो सिर्फ डिफेंसिव क्यों यूज़ कर रही है, उस पर अटैक क्यों नहीं कर रही। तभी न्यूज़मैन टोया से जल्दी करने के लिए कहती है। वो बताती है कि हाइडो के स्वॉर्ड्समैन टैलेंट एक प्रॉब्लम है। बैटल जितनी लंबी चलती है उतना ही वो फाइट को एंजॉय करने लगती है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक्साइटमेंट में वो खुद भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इसी बीच व्लैड एक और ज़बरदस्त अटैक लॉन्च कर देता है, लेकिन हाइडो तो अपनी इनक्रेडिबल एबिलिटी से उस अटैक को पीछे ढकेल देती है। अब हाइडो डिसाइड कर लेती है कि बहुत हो गया, अब सिर्फ डिफेंस कर कुछ नहीं होने वाला, अब अटैक करने का टाइम आ गया है। न्यूज़मैन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाइडो सीधा व्लैड पर चार्ज करती है, लेकिन व्लैड इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा होता है। वो आराम से हाइडो का अटैक ब्लॉक कर लेता है और तुरंत एक डायरेक्ट काउंटर अटैक मार देता है, और एक ही हिट में हाइडो जोर से उछलकर दूर गिर जाती है। ये देखकर न्यूज़मैन तुरंत अनाउंस करती है कि मिशन फेल हो चुका है। वो टोया को ऑर्डर देती है रिट्रीट, लेकिन टोया एक भी इंच पीछे नहीं जाता। वो बस चुपचाप व्लैड को देखते रहता है। व्लैड हाइडो की जान लेने के लिए अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से कोई उसे रोक देता है। व्लैड एकदम शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, क्योंकि उसके पीठ के पीछे तो एक वॉल थी जो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसी ने बनाई थी। और हमें दिखता है कि हाइडो भी हैरान रह जाती है। जब वो टोया के हाथ से निकलता हुआ चमक देखती है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि टोया ने ही उसकी हेल्प की है। टोया शांत आवाज़ में कहता है, 10 मिनट पूरे हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा अब मेरी हेल्प ज़रूरी है। और अगले ही पल व्लैड घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाता है। हाइडो को लगता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन व्लैड तो अभी भी जिंदा होता है। वो टोया को देखकर समझ जाता है कि ये एक नया रिटर्नर है। उसे महसूस हो जाता है कि टोया ने अभी अभी अपने टैलेंट को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना नहीं सीखा है, जिसके बाद वो हंसते हुए टोया से कहता है कि उसने उसको खत्म करने का परफेक्ट चांस भी खो दिया है। फिर वो टोया को एक बेवकूफ़ कहकर बुलाने लगता है और बोलता है कि अब वो हाइडो और टोया की ज़िंदगी यहीं ख़त्म करने वाला है। तभी अचानक से एक मिस्टीरियस आवाज़ गूंजती है। वो सीधा व्लैड को ऑर्डर देती है, फॉल बैक। फिर वो आवाज़ टोया को वार्निंग देती है कि अगर उसने एक भी मूव किया तो उसकी जान ले ली जाएगी। आवाज़ दोबारा व्लैड को रिट्रीट करने का ऑर्डर देती है। व्लैड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो बस फाइट फिनिश करने ही वाला था, लेकिन वो मिस्टीरियस वॉइस गुस्से में कहती है, मुझे अपनी बात दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं है। और आवाज़ गायब होने से पहले टोया से ये कहती है कि उसका चेहरा किसी पुराने इंसान से बहुत मिलता है। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिशन ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका था, इसलिए न्यूज़मैन उन दोनों को घर वापस लौटने के लिए ऑर्डर देती है, जिससे आखिरकार टोया और हाइडो चैन की सांस लेते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें ये दिखता है कि एक दिन ऐसे ही नॉर्मल डे चल रहा होता है कि अचानक से व्लैड खुद टोया के सामने खड़ा हो जाता है और सीधा टोया को थीफ कहकर बुलाने लगता है। टोया तुरंत अपना फ़ोन बंद कर लेता है ताकि न्यूज़मैन उसकी बात ना सुन ले। व्लैड गुस्से में डिमांड करता है कि टोया उसकी वो चीज़ वापस करे जो उसने चुराई है। टोया बिल्कुल अनजान बनते हुए कहता है,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात की बात कर रहे हो। लेकिन ब्लैड उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में कहता है कि उसके साथ मजाक ना करे, उसे पता है कि उसका टैलेंट उसी ने चुराया है। ये सुनकर टोया के चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी स्माइल आ जाती है। फिर वो ब्लैड से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी और ने बताया कि तुम्हारा टैलेंट चोरी हो गया है। ब्लैड तुरंत मना कर देता है। वो सीधा कहता है कि एक सिनर के लिए अपना टैलेंट चोरी हो जाना इतनी बड़ी बेइज्जती है कि वो खुद ये बात किसी और को बताना नहीं चाहता। और बस यही जवाब टोया सुनना चाहता था और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि टोया ने आखिरकार ब्लैड के साथ क्या किया और टोया इतना मुस्कुरा क्यों रहा था जब ब्लैड ने ये कहा कि उसने किसी को नहीं बताया है कि उसका टैलेंट चोरी हो गया है, और आखिरकार टोया के दिमाग में चल क्या रहा है जो आने वाले एपिसोड्स में और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से रिवील होने वाला है, जानने के लिए हमारे चैनल हिंदी एनिमे पर अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का वेट करें जिसमें टोया के बहुत नए नए सीक्रेट्स भी रिवील होने वाले हैं और हमें ये पता चलने वाला है कि आखिरकार न्यूज़मैन ने इतने सारे लोगों में से सिर्फ टोया को ही एज ए रिटर्नर बनने का मौका क्यों दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम मेरी कैप में, तब तक के लिए बाय बाय।